कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। जैसे ही अरीना ने ये बात कही, सबकी नजर ईशान पे चली गई थी। पुष्कर जी गुस्से से बोले, कोई हमें बताएगा यहां हो क्या रहा है? ईशान, अरीना, तुम दोनों ने क्या बचपना लगाया है? कोई सच बात क्यों नहीं बताता? अरीना हंसते हुए बोली, दादू कोई अपनी गलती खुद नहीं बताता, इसलिए मैं ही आपको सच्चाई बता देती हूँ। दादू, आपके पोते ने बीवी होते हुए भी किसी और औरत के साथ रिश्ते बनाए हैं। मैं यहां से इसलिए ही गई थी, और अब तक मेरे चुप रहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ फलक की शादी था, जो कि अब हो चुकी है। अरीना की बात पे पुष्कर जी के साथ घरवाले भी हैरान रह गए थे। रुद्राक्ष खुद हैरान था, लेकिन हया की नजरें झुकी हुई थी। वीना का हाल भी खराब था। वहीं ईशान की किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो आखिर क्या करे। पुष्कर शेखावत गहरी सांस लेकर बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ, बात क्या है? पुष्कर शेखावत का इशारा ईशान की तरफ था, लेकिन उसने अपनी नजरें भी नहीं उठाई थी। अरीना ने गहरी सांस लेके हर एक बात पुष्कर जी को बता दी थी। कैसे ईशान उसको दवाइयां देता था, कैसे वो किसी और से मिलने जाता था। पुष्कर शेखावत का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उनकी जिंदगी में ये सब होना आम बात नहीं थी। उनका दिमाग खराब हो रहा था। आज तक इस परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन आज जो हो रहा था वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना सर झुकाया और धीरे से बोले, जानता हूं ये कहते हुए बहुत बुरा लगूंगा मैं, और इसलिए तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। सिर्फ तुमसे आखिरी बार जानना चाहता हूं, क्या तुम इस परिवार के लोगों के लिए ईशान को एक मौका नहीं दे सकती? सिर्फ आखिरी बार। मैं अपने परिवार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। इस दुनिया ने हमारे परिवार के संस्कारों और एकता की मिसाल दी है, लेकिन आज जो हुआ है, मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला रहा। जब ये बात मीडिया में जाएगी तो कितनी बेइज्जती होगी इस परिवार की। लेकिन मैं इन सब के चक्कर में तुम्हें चोट नहीं दूंगा, फैसला तुम्हारा है। पुष्कर जी की बात सुन के अरीना धीरे से बोली, दादू, इस घर का हर एक इंसान बहुत अच्छा है और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं इतने वक्त तक सिर्फ इसलिए रुकी रही ताकि फलक की शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन दादू, मुझे जिंदगी ईशान के साथ गुजारनी है, घर वालों के साथ नहीं। मुझे ईशान से मतलब है, और वो ही मेरा नहीं है। वो ही मुझे हर्ट करता है और आगे भी करेगा, क्योंकि इंसान की आदतें कभी नहीं बदलती। मैंने साइन कर दिया है। आप ईशान को बोल देना, वो भी साइन कर देगा। जितने वक्त इस घर में रही हूँ, एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह आपने मेरा साथ दिया है। मैं तो खुद को खुशकिस्मत मानती थी। मेरी शादी ऐसे घर में हुई थी जहाँ सब मेरे थे। हर कोई मुझे चाहता था, हर कोई मेरा ख्याल रखता था। लेकिन आज पता चला, सिर्फ ये सब कहने से कुछ नहीं होता। उसके लिए पति का साथ होना भी जरूरी है, जो कि मेरे पास था ही नहीं। इसलिए अब मेरा इस घर से कोई भी मतलब नहीं। मैं ये रिश्ता खत्म करती हूँ। इतना कह के अरीना ने कॉल काट दिया था। पुष्कर शेखावत ने अपनी आंखें कस के बंद करी और फोन मन्नत के हाथ में देके धीरे से बोले, आज हमारा गुरूर टूट गया। ये तलाक सिर्फ इन दोनों का नहीं होगा, ये तलाक तो हमसे हमारे गुरूर का होगा। जब ये दुनिया तमाशा बनाएगी, इस घर के बच्चों ने ये साबित कर दिया, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। किसी को घर परिवार से, यहाँ के लोगों से मतलब नहीं। पहले फलक, अब ईशान, और ये सब गलती तुम्हारी है वीना। तुम दूसरों की जिंदगी में इस हद तक घुस गई, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं रहा, और आज तुम्हारे वो बच्चे कैसे तुम्हारी ही इज्जत को उछाल रहा है। तभी ईशान जल्दी से सामने आते हुए बोला, दादू, आई प्रॉमिस में अरीना को ले आऊंगा, वो मान जाएगी, आप परेशान। अभी ईशान की बात पूरी नहीं हुई थी जब अचानक ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे लगा था। पुष्कर शेखावत गुस्से से बोले, खबरदार, अगर तुमने मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मर चुके हो तुम मेरे लिए। तुम इतना कैसे गिर गए? तुम्हारी परवरिश तो हमने खुद की थी। आखिर ऐसा भी क्या बिगाड़ा था सबने तुम्हारा? क्यों खेले हो तुम सबके साथ? बीवी होते हुए भी पराई औरत के साथ रिश्ता बनाया है तुमने। पुष्कर शेखावत की बात पे ईशान का सर झुक गया था। हया ने जल्दी से रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया था। उसको बहुत डर लग रहा था। आज पहली बार उसने पुष्कर जी को इतना गुस्से में देखा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी एक बार भी वो सर उठा के ऊपर देखे। आखिर देखती भी कैसे?
क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी पुष्कर शेखावत का दिल दुखा था आज, और वो चाह के भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा और उसको आंखों से ही शांत रहने का इशारा करा था। इस बार शिवाय भी धीरे से बोले, ईशान, सच में तुमने हम सबका सर झुका दिया। नफरत होती है तुमसे, ये समझ नहीं आता। उस बेचारी बच्ची की आखिर क्या गलती थी? क्या सिर्फ यही गलती थी उसकी? वो हमारे घर परिवार का हिस्सा बनी। उसने ये हर एक इंसान को अपना माना, और आज तुमने उसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया। और चलो, ये सब भी अगर छोड़ दें, तुमने तो गुनाह किया है। इस गुनाह की क्या सजा होगी तुम्हारे लिए? तुमने उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे समझ नहीं आता, आखिर कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है? जब वीना तुमसे कहती थी अरीना को डॉक्टर के ले जाने के लिए, जब वो हर बार अरीना पे शक करती थी, तुम कभी उसकी तरफ से नहीं बोलते थे। जबकि ये सब तुमने किया था। मुझे तरस आता है तुम पे ईशान, तरस नहीं, मुझे नफरत होती है तुमसे। और बुरा लगता है। उस बच्ची के लिए मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। शिवाय की बात पे पुष्कर शेखावत जबरदस्ती खुद को संभालते हुए बोले, वीना बहू, अपने बेटे से कहना साइन करके पेपर्स भिजवा दे। मैं अरीना से नजरें नहीं मिला सकता। मैंने सिर्फ उससे ये कहा है वो इस बारे में सोचे, लेकिन मुझे लगता है उसको इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। ईशान सर झुकाए खड़ा था। घर का हर एक मेंबर उसको अजीब नजरों से देख के चला गया था। हया के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने गहरी सांस ली और वो भी अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे रुद्राक्ष भी चला गया था। रुद्राक्ष का रूम। हया बालकनी में बैठी थी। उसका दिमाग किसी गहरी सोच में गुम था। रुद्राक्ष, जो अभी अभी अंदर आया था, धीरे से बोला, क्या सोच रही हो? हया कुछ सोचते हुए बोली, रुद्राक्ष, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते, वो एक दूसरे को धोखा कैसे दे सकते हैं? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम ये सब किस लिए पूछ रही हो? रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम। तभी रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं तुम्हारे साथ ये सब तो नहीं करूंगा, यही सोच रही हो ना? हया सर झुकाते हुए बोली, नहीं रुद्राक्ष। रुद्राक्ष फिर से उसकी बात को बीच में रोकते हुए बोला, हया, ये बातें अपने इस दिमाग से निकाल दो जो कमजोर होते हैं, जिनका प्यार सच्चा नहीं होता, जो सिर्फ टाइम पास पे यकीन रखते हैं। और जरूरी नहीं ये सब शादी से पहले हो, शादी के बाद भी हो सकता है। तुमने देखा नहीं ईशान भाई को? शादी के बाद अपनी बीवी को छोड़ के किसी और के साथ। रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से उसके सीने से चिपकते हुए बोली, आई लव यू रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसके सर को चूमते हुए बोला, आई लव यू सो मच। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, इन सब बातों को अपने दिमाग में मत बैठाओ। अरीना भाभी के लिए अच्छा ही हुआ है, उनका पीछा ईशान भाई जैसे धोखेबाज इंसान से तो छूट गया। और जब भी तुम्हें उनसे मिलना होगा, हम दोनों अमेरिका चलेंगे और तुम अरीना भाभी के कांटेक्ट में रहना। वो अभी भी हमारी जिम्मेदारी है। और भले ही ईशान भाई ने अपने रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, लेकिन उनकी जगह हमारे घर के साथ साथ दिल में भी है। ये हमेशा उनका घर रहेगा। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिला दिया था। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम आज कहीं जाने के लिए बोल रही थी? एक काम करना, हम लोग शाम को डिनर पे चलेंगे। तुम कॉलेज से निकल के मुझे कॉल कर देना। रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिला दिया था और रुद्राक्ष ऑफिस के लिए निकल गया था। आखिर क्या होगा अब आगे? क्या करेगा अब ईशान? क्या आएगी अरीना वापस? मुंबई जन्नत विला हया कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। आज रुद्राक्ष को कहीं और जाना था, इसलिए वो पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था। हया ने रेडी होके एक बार वक्त देखा और फिर धीरे से बोली, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। एक काम करती हूँ, सारिका को कॉल कर देती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। इतना कह के हया बाहर निकली ही थी जब जेनी जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, हाय। जेनी की आवाज पे हया धीरे से बोली, तुम? फिर थोड़ा रुक के बोली, वो मैं कह रही थी, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस मुझे गुस्सा आ गया था। तुम जानती हो ना मैं कितना टेंशन में थी। प्लीज जेनी, मुझे माफ कर दो। हया धीरे से बोली तो जेनी गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं तुम्हारी माफी तभी लूंगी जब तुम मुझे अपने कॉलेज लेके जाओगी। हया हैरानी से बोली, कॉलेज?
किस लिए? जेनी मुस्कुरा के बोली, अरे मैंने अपने नाना से बोला है मैं अब इंडिया में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, और नाना ने भी बोल दिया मैं ये कर सकती हूँ। खैर जाने दो, ये सब छोड़ दो। तुम बताओ, मुझे लेके चलोगी ना? असल में मेरा एडमिशन तो कल ही रुद्राक्ष ने करा दिया था, लेकिन मुझे लगा मैं तुमसे पूछ लूंगी। तुम भी तो वहीं जाती हो। और हाँ, फलक अपने ससुराल है तो मैं उससे भी कुछ नहीं पूछ सकती। खैर जाने दो, अब चलें? हैया हैरानी से बोली, क्या सच में रुद्राक्ष ने तुमसे कहा? जेनी हंसते हुए बोली, अरे इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? देखो मैं सच कह रही हूँ, मुझे लगा था अब तक रुद्राक्ष ने तुम्हें बता दिया होगा। आखिर वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, लेकिन उसने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। शायद उसने बताया होगा, तुम्हें याद नहीं? जेनी की बात पे हया धीरे से बोली, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। जेनी धीरे से बोली, अच्छा तुम उससे आके बात कर लेना, अभी हम चलते हैं। करना कह के जेनी जबरदस्ती हया को घसीट ले गई थी, लेकिन हया के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, आखिर रुद्राक्ष उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता था? सिंघानिया हाउस। फलक की आंख खुली तो 10 बज गए थे। उसने हल्की सी आंखें खोल के वक्त देखा और थोड़ा आलस से बोली, ये मॉम अभी तक मुझे उठाने क्यों नहीं आई? आज तो कॉलेज भी जाना है। यही सोच के फलक ने जल्दी से आंखें खोली तो अचानक ही उसकी आंखें सामने खड़े अनिरुद्ध से जा मिली थीं, जो गहरी नजरों से उसको देख रहा था। फलक धीरे से बोली, तुम यहाँ मेरे कमरे में? फलक की बात पे अनिरुद्ध बिल्कुल उसके करीब आके बोला, क्या हुआ? अभी तक सपना देख रही हो? सपने से बाहर आओ। तुम अब फलक शेखावत नहीं, फलक सिंघानिया हो, और ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा ससुराल है। इसलिए चुपचाप उठो और फ्रेश होकर नीचे चलो। शादी के पहले दिन ही तुम काफी लेट हो। फलक चिढ़ते हुए बोली, क्या अब मुझे हर रोज सुबह उठना पड़ेगा? फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ ऐश कराने नहीं लाया। ससुराल है ये तुम्हारी, और ससुराल भी वो जहाँ सिर्फ तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए चुपचाप उठो। इतना कह के अनिरुद्ध आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आज तुम्हारी वजह से मैं भी लेट हूँ। फलक ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और अपने कपड़े लेके वॉशरूम में घुस गई। फलक जब बाहर आई तो अनिरुद्ध अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था। फलक ने साड़ी को उल्टे सीधे साड़ी को आपके जिस्म पे लपेटा हुआ था। अनिरुद्ध, जिसने फलक के अंदर आने पे अपनी नजरें उठा के उसको देखा था, वो हैरान रह गया था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, ये क्या करा है तुमने? फलक धीरे से बोली, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, कभी मॉम ने भी नहीं सिखाया। कैसे पहनते हैं इसलिए मुझे नहीं पता, साड़ी कैसे पहनते हैं। अगर तुम कहो तो मैं कुछ और पहन लेती हूँ। अनिरुद्ध धीरे से बोला, हाँ तुम कुछ और पहन सकती हो, मैंने मना नहीं किया, लेकिन फिर भी आज शायद मॉम ने कोई पार्टी रखी है, लोग तुम्हें देखने आएंगे, इसलिए यह जरूरी है। बेहतर है तुम यहीं पहनो। इतना कह के अनिरुद्ध धीरे से बोला, मैं ट्राई करता हूँ। फलक हैरानी से बोली, दिमाग भी सही है तुम्हारा, तुम क्या ट्राई करोगे? अनिरुद्ध उसके करीब आते हुए बोला, मैं ट्राई करता हूँ और ट्राई करके तुमसे बेहतर ही बांध सकता हूँ, इसलिए जो कर रहा हूँ वो करो। इतना कह के अनिरुद्ध ने उसकी साड़ी हाथों में पकड़ी और नीचे बैठ गया। फलक की खूबसूरत कमर इस वक्त अनिरुद्ध के चेहरे के एकदम सामने थी। उसकी आंखें बार बार नीचे की तरफ जा रही थी। वो भले कुछ भी कहे, लेकिन सच में फलक काफी खूबसूरत थी। अनिरुद्ध ने फलक की साड़ी को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसको साड़ी पहनाने लगा। जैसे जैसे वो अपने हाथ घुमाता, फलक की आंखें कस के बंद हो जाती। उसके हाथ ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध के सर पे चले गए थे। अनिरुद्ध की आंखों में अलग सी बेचैनी थी। उसके होंठ धीरे धीरे फलक की कमर पे चले ही थे, जब अचानक उसका फोन बजा और अचानक ही अनिरुद्ध फलक से दूर हो गया था। अनिरुद्ध धीरे से बोला हो गया। फलक ने भी गौर से देखा तो उसकी साड़ी अच्छे से बंध चुकी थी। फलक ने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुरा के बोली, थैंक यू सो मच। फलक की बात पे अनिरुद्ध उसके कान के करीब आके बोला, तुम मेरी करीबी से कुछ ज्यादा नहीं बहक रही फलक, शायद मुझे अपना जादू चलाने की जरूरत भी नहीं, तुम तो खुद ही मेरे प्यार में बह रही हो। इतना कह के अनिरुद्ध ने गौर से फलक को देखा। फलक गुस्से से अनिरुद्ध को धक्का देते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं कर रहे तुम? देखो मैं बस, और तुम्हें अब देर नहीं
हो रही? तुम्हें नहीं लगता हमें अब चलना चाहिए, वरना तुम फिर से मुझे ताने मारोगे? फलक की बात पे अनिरुद्ध उसकी कमर पे हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल चलिए। मिसेस फलक सिंघानिया इतना कह के अनिरुद्ध और फलक दोनों नीचे चले गए थे। कॉलेज। हया और जेनी दोनों ही कॉलेज आ गई थी। हया का मूड खराब हो चुका था, उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। आखिर रुद्राक्ष ने कैसे ये सब बीमा उसको बताए कर लिया? कम से कम उसको एक बार बताना चाहिए था, और वो अच्छे से जानता था उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जेनी की वजह से हुई थी। फिर से ये सब बातें उसका दिमाग ही खराब हो गया था। हया को सोचते देख जेनी धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो हया? मुझे लगता है हम लोग तुम्हारी क्लास के सामने हैं, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कब से तुम्हें हाय कर रही है। जेनी की बात पे हया ने अंदर झांका तो सारिका उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। हया जेनी को बाएं बोल के चली गई थी और जेनी के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। जेनी मुस्कुरा के बोली, अभी तो शुरुआत है हया, आगे आगे देखो। मैं कैसे हर एक बात का बदला लेती हूँ तुमसे, तुम्हें दिखाऊंगी। तुमने किसको थप्पड़ मारा है, अब देखो कैसे तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर देती हूँ। इतना कह के जेनी किसी को कॉल करते हुए बोली, कॉलेज में आ चुकी हूँ मैं, तुम एक काम करो, मुझे कैंटीन में मिलो। इतना कह के जेनी आखिरी बार हया को देख के चली गई थी। अंदर क्लास में हया जब से आई बिल्कुल खामोश बैठी थी। सारिका इस बार चिढ़ते हुए बोली, हो भी क्या गया है तुम्हें? गूंगी हो गई हो क्या? तुमने मुझे बताया था तुम जर्मनी गई हो और काफी खुश हो, लेकिन चेहरा देख के तो लगता नहीं। हया धीरे से बोली, सारिका तुम क्या बात कर रही हो? मैं अब यहाँ नाच के दिखाऊं? हया की बात पे सारिका गुस्से से बोली, मैं नाच के क्यों दिखाऊंगी भला तुम्हें? सारिका अपना सर पकड़ के बोली, ठीक है मत करो, बात में ही जा रही हूं। इतना कह के सारिका चली ही थी जब हया ने उसको रोक लिया था। आखिर क्या करेगी अब हया? क्या सच में जेनी सच बोल रही है? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।